हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज से हम बायोलॉजी के टॉपिक्स डालने वाले हैं। बायोलॉजी के सबसे बड़े चैप्टर की बात कर लें, कोशिका है, तो आज हम कोशिका के बारे में आपको बताएंगे और संपूर्ण ज्ञान देंगे कोशिका के बारे में। एक एक कोशिका के एक एक अंग के बारे में बताएंगे। और उससे पहले, बताने से पहले दोस्तों, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, अब हम कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल बोलते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का अंग्रेजी नाम क्या होता है दोस्तों? सेल होता है। ठीक है, सेल। और सेल, कोशिका, कोशिका का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? साइटो। कोशिका का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? साइटो। और साइटो का अध्ययन कहां होता है दोस्तों? साइटोलॉजी में। कहां होता है दोस्तों? साइटोलॉजी में साइटो का अध्ययन होता है। यानी कोशिका के बारे में अगर कहीं लिखा गया है तो कहां लिखा गया दोस्तों? साइटोलॉजी में लिखा गया है। इसकी खोज किसने की दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने की। किस कोशिका की खोज? मृत कोशिका की खोज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्होंने कौन सी कोशिका खोजी? मृत कोशिका। और कहां मिली? पेड़ की छालों में। कहां मिली दोस्तों? पेड़ की छालों में। मृत कोशिका की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन बने? रॉबर्ट हुक। और इसके बाद एंटोनियन लुईन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की दोस्तों। किसी खोज की दोस्तों? जीवित कोशिका की खोज की। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, स्लाइडेन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने बताया कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है दोस्तों। किससे बना हुआ दोस्तों? कोशिकाओं से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। अगर बात कर ले जाए पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका क्या दोस्तों? माइक्रोप्लाज्मा है। क्या दोस्तों? माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी कोशिका कहां मिलती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका मिलती है दोस्तों। मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल स्पर्म, यानी कि मेल के शुक्राणु में होता है, मेल स्पर्म में होता है। मानव की सबसे छोटी, यानी कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कहां मिलता है दोस्तों? मेल स्पर्म में होता है। मेल स्पर्म यानी शुक्राणु में पाया जाता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहां पाया जाता है दोस्तों? तो फीमेल के अंडाणु में, फीमेल के अंडाणु में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है दोस्तों। अगर सबसे लंबी, मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात कर ली जाए तो न्यूरॉन होता है, जो कि ब्रेन में पाया जाता है या ब्रेन की कोशिका होती है न्यूरॉन। और सबसे बड़ी बात, कोशिका विभाजन नहीं होता, न्यूरॉन कोशिका विभाजन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन कोशिका विभाजन नहीं करता है। अगर दोस्तों बात कर लीजिए सबसे तेज कोश का विभाजन कौन करता है, तो सबसे तेज कोश का विभाजन कौन करता है दोस्तों? लीवर करता है। सबसे तेज कोश का विभाजन कौन करता है? लीवर करता है। और अगर कोई कोश का विभाजन नहीं करता तो न्यूरॉन करता है। देखिए लीवर में क्या होता है, जब कहीं लीवर में क्या होता है, देखिए पेट होता है, पेट के अंदर ही लीवर होता है ना, यहाँ कहीं काट लेते हैं तो बड़े आराम से उसको सिल देते हैं, ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन सर और फूट जाता है, और सर को अगर सर का ऑपरेशन कर दिया तो बहुत समय लग जाता है। यानी कोशिका विभाजन नहीं होने के नाते समय लगता है, और जहां पर कोशिका विभाजन तेजी से होता है वहां पर रोग भी बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। जो भी कटा पिटा होता है बहुत बढ़िया से ठीक हो जाता है दोस्तों। अब कोशिका का क्या उपयोग है दोस्तों हमारे शरीर में, मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं दोस्तों, ईंट, कई सारे ईंट मिलाइए तो एक बनेगा दीवार। क्या बनेगा दोस्तों? दीवार बनेगा। जब कई सारे आप ईंट मिलाएंगे तो दीवार बनेगा। ठीक है, यानी कई सारे ईंट मिलाए क्या बनेगा? दीवार। कई सारे दीवार मिलाए गए क्या बनेगा दोस्तों? कमरा। और कई सारे कमरे मिलाए गए दोस्तों क्या बनेगा? घर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर कई सारे कोशिका मिलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? ऊतक बनेगा। और कई सारे ऊतक मिलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? अंग बनेगा। और कई सारे अंग मिलकर के क्या निर्माण करते हैं दोस्तों? शरीर का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। मैंने बताने के लिए इस तरह से एग्जांपल दिया दोस्तों। यानी कोशिका का मेन काम क्या है? हमारे शरीर क्या कि ऊतक द्वारा, अंग के द्वारा शरीर का निर्माण करना। ऊतक का काम क्या है? कोशिका का काम है ऊतक के द्वारा और अंग के द्वारा मिलकर के शरीर का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, अब हम कोशिका के अंग के बारे में आपको एक एक अंग के बारे में बताएंगे दोस्तों। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। आप कहीं जाते हैं, सब्जी उब्जी लेने जाते हैं तो झिल्ली में रख के लाते हैं। किस में रख के लाते हैं? झिल्ली में रख देते हैं। तो कोशिका में भी कई अंग हैं, कई अंग है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, जो राजधानी होगी, कई चीज होगा जो आपको हम बताएंगे आगे चल करके। और ये सब जो जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, यानी कि जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, ये किस में रहते हैं दोस्तों? इसी झिल्ली में। कुछ इस तरह से होता है झिल्ली, इसी झिल्ली में रहते हैं। ठीक है, अगर यहां बात कर ली जाए कि इसमें क्या रहता है, तो इसमें कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। ये किसका बना हो दोस्तों? ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज बहुत बढ़िया से समझाने के लिए मैं पूरा एग्जांपल, पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत बढ़िया समझ में आए दोस्तों। ये कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है दोस्तों। पादप, अगर पादप की बात कर लिया जाए
तो पादप। जंतु की बात कर ले, पहले मैं जंतु के बारे में बता दूं। जंतु ऐसे हैं जो कि सजीव हैं और इधर उधर विचरण कर सकते हैं, जैसे जानवर, मछली, पशु पक्षी और हम इंसान, हम लोग सजीव हैं और इधर उधर विचरण कर सकते हैं। लेकिन पादप क्या है? पादप सजीव है लेकिन अपनी जगह पर हिल डुल तो सकता है लेकिन चल नहीं सकता, जैसे पेड़ पौधे। हिल डुल तो सकता है लेकिन चल नहीं सकता दोस्तों, जैसे पेड़ पौधे। ठीक है, ये पादप होते हैं और ये जंतु होते हैं। और अगर कोशिका झिल्ली की बात कर ली जाए तो कोशिका झिल्ली किससे बनी है दोस्तों? प्रोटीन से बनी हुई है। चलिए अब आगे हम इसके आगे और अगले अंग के बारे में बात कर लेते हैं, कोशिका भित्ति के बारे में, यानी कि जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, कोशिका भित्ति के बारे में बताते हैं, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों दो चीजों में कोशिका पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों में। ठीक है, लेकिन अगर कोशिका भित्ति की बात की जाए तो कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। पादप यानी कि सजीव दोनों होते हैं, दोस्तों, सजीव दोनों होते हैं, पादप और जंतु दोनों सजीव होते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है दोस्तों कि पादप अपने स्थान को बदल नहीं सकते, वो सिर्फ एक स्थान पर खड़े हिलडुल रह सकते हैं। अजंतु क्या है? वो बार बार चलता रहता है, विचरण करता है, यानी कि विचरण करने वाला जंतु होता है और एक जगह पर खड़ा हिलडुल सकने वाला पादप होता है। इसको हम पेड़ पौधे बोलते हैं। ये पेड़ पौधे होते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? पेड़ पौधे होते हैं। और जंतु क्या होता है दोस्तों? जंतु यानी कि जैसे हम लोग हैं, जानवर है, पशु पक्षी हैं, ये सब जंतु में आते हैं, क्योंकि इनका क्या है, एक स्थान से अगला स्थान बदलते हैं। तो जो पादप की बात की जाए यानी कि कोशिका भित्ति की बात की जाए तो कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है। अभी देखिए, अब ये पादप की कोशिका होती है, ये होती है कोशिका भित्ति। ये क्या होता है दोस्तों? कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति। और ये कोशिका क्या हो गई दोस्तों? कोशिका झिल्ली हो गई। क्या हो गई? कोशिका झिल्ली, जो सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती है? जंतु में। तो इस कोशिका को अगर कहा जाए तो ये पादप की कोशिका है। किसकी कोशिका दोस्तों? पादप की है। और इस कोशिका की बात की जाए तो यह कोशिका किसकी है दोस्तों? जंतु की है। ये कोशिका किसकी है? जंतु की कोशिका है दोस्तों। ठीक है, ये जंतु की कोशिका, ये पादप की कोशिका है। ठीक है, जैसे अभी आप कोई झोला लेके जा रहे हैं, अब झोला में देखिए, आप गए सब्जी लेने, बाजार में, मार्केट में चले गए सब्जी लेने, और सब्जी में क्या हुआ, झोला लेके घर से नहीं गया और एक इसमें भिंडी टांग लिया, इसमें अलग अलग चीजें टांग के फंसा के झिल्ली में ले लिया। तो झिल्ली में ले से बढ़िया एक बैग में रखो। उसी तरह जो कोशिका के अंदर अंग होते हैं वो सारे इसी एक झिल्ली में समाये होते हैं, एक बैग में, उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि किसी बैग को लिया और बैग मजबूत नहीं है, बैग को लिया, बैग मजबूत नहीं है, तो हम कहते हैं एक झिल्ली और दे दीजिए। तो वही एक झिल्ली और लगाने पर क्या बन जाता है? कोशिका भित्ति बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? कोशिका भित्ति बन जाता है। पादप कहां पाया जाता है? पादप पाया जाता है पादप पाया जाता है कहां पे दोस्तों? पादप में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है। यानी कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है? पादप पाई जाती है। ये किसका बना होता है? ये सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज के बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे, बढ़िया से इसको डिफाइन करेंगे, परेशान मत होइएगा। सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका काम क्या होता है? ये सबसे बड़ी बात की सुरक्षा देता है। क्या करता है? सुरक्षा, यानी कि मजबूती देगा और उसके बाद उसको आकार भी प्रदान करता है, यानी सुरक्षा भी देता है और आकार भी देता है। ये क्या है? कोशिका भित्ति है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम बोलते हैं सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं दोस्तों? सूत्र कणिका बोलते हैं। इसकी खोज किसने की दोस्तों? अल्टमैन ने की। किसने की? अल्टमैन ने इसकी खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया? अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की, तो आप क्या कहेंगे? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसका क्या होता है दोस्तों? ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तब हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सी एक साइकिल चलाता है, जिसकी खोज क्रेब्स ने की थी। यानी कि क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस लिया, हमने सांस लिया, नाक के द्वारा हमने क्या किया? सांस लिया। ये नाक आप समझ लीजिए, इससे हमने सांस लिया और सांस क्या हुआ? धमनियों के हिसाब से क्या किया? वो ले जाके किसमें गिराया? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां गिरा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है, ऐसे ऐसे करके तिल्ली चलती है, एक साइकिल चलता है। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। अच्छा दोस्तों, हम क्रेब्स साइकिल इस चीज को क्यों बोलते हैं? इस चीज को क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? क्रेब्स ने की थी। किसने खोज दी? क्रेब्स ने की थी, इसलिए हम इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज का बना होता है दोस्तों? तो वो ग्लूकोज का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? ग्लूकोज सेलुलोज के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे और बढ़िया से बताएंगे, पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम बता दें दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर दीवार होती है, ये दो माइटोकॉन्ड्रिया बना है, यहां देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया ने बना दिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो दीवार है,
इस दीवार को हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इन्हीं क्रिप्स के नाम से ही हम इसको क्रिस्टी भी बोलते हैं। इस दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी भी बोलते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है, आशा है कि पूरी तरह समझ में आएगा आपको, और जो भी समझ में नहीं आएगा आप एक एक स्टेप के बारे में बोलिए, मैं एक एक स्टेप का पीडीएफ भी आपको दे सकता हूं और पूरी तरह से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा कोशिश है कि 100 और 100% अपना बेस्ट और बेस्ट आप पर मैं दूं, खर्च करूं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए हम गाल्जी बॉडी की बात कर लेते हैं। गाल्जी बॉडी, चलिए इसको समझाने के लिए पहले हम बात बता दें। देखिए हमारे शरीर में हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। अब गाल्जी बॉडी का काम क्या है? इसकी खोज किसने की? कैमिलो गाल्जी ने। किसने की? कैमिलो गाल्जी। और कैमिलो गाल्जी के नाम से इसका नाम हो गया गाल्जी बॉडी। इसको हम गाल्जी काय भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गाल्जी काय भी कहते हैं। गाल्जी काय भी कहते हैं। तो गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय दोनों कह सकते हैं। ठीक है, ये गाल्जी बॉडी भी हो गया, गाल्जी काय भी हो गया। खोज किसने किया? कैमिलो गाल्जी ने। और इसका काम क्या है? परिवहन का काम है। किसका काम है दोस्तों? परिवहन का। यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं, हमारी सारी कोशिकाएं जीभ में खर्च हो रही हैं, तो ये कोशिकाएं का ऊर्जा कहाँ खर्च हो रहा है? जीभ में खर्च हो रहा है। जब ऊर्जा जीभ में खर्च हो रहा है, जीभ जल्दी जल्दी चल रहा है तो ऊर्जा खर्च हो रहा है। तो अगर कोशिकाएं थक गई या कोशिकाओं को भोजन मिलना बंद हो जाएगा, दिक्कत होगा ना। तो गाल्जी बॉडी, जो गाल्जी बॉडी होता है बिल्कुल इस तरह से होता है दोस्तों, ऐसे ऐसे इस आकृति का होता है। जो गाल्जी बॉडी होता है, क्या करता है? दूसरे कोशिकाओं से ऊर्जा लेकर के जो कोशिका अपना काम कर रही है उस कोशिका को पहुंचाता है। यानी कि दूसरे कोशिकाओं से क्या करता है? ऊर्जा लेता है और जो कोशिका काम कर रही होती है, जिसकी कोशिका थक रहे होते हैं, उस कोशिका तक पहुंचाता है। यानी कि ऊर्जा को जरूरत के स्थान पर पहुंचाता है। इसका काम गाल्जी बॉडी का काम है। किसका काम है दोस्तों? गाल्जी बॉडी का काम है। चलिए अब आगे हम आपको राजधानी तारक काय के बारे में बताते हैं। चलिए अब हम आपको राजधानी और तारक काय के बारे में बता देते हैं। तारक काय और राजधानी, राजधानी और तारक काय। राजधानी का एक छोटा जो थैली होता है दोस्तों, छोटा बड़ा थैली होता है। ठीक है, छोटा बड़ा थैली होता है, इसमें राजधानी होती है, रस भरे होते हैं। तो अब क्या इसमें पानी भरा हुआ होता है? क्या होता है दोस्तों? ये इस राजधानी को हम वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वैक्यूल्स बोलते हैं। इसका काम क्या है? जल संचयन का, जल इकट्ठा करते हैं। हमारे शरीर में 75% पानी होता है। अगर हमारा शरीर 100 किलो का है, मान लीजिए अगर 100 किलो का शरीर है, तो कम से कम 65 किलो क्या है? पानी है। क्या दोस्तों? पानी है। आगे चल के जब आपको कभी कोई रोग होता है, और भगवान करे ना हो ऐसा रोग हो जाता है, कोई दिक्कत, तो डॉक्टर कहता है पानी कमी हो गई। यानी कि राजधानियों में पानी की कमी हो गई। राजधानियां फूली हुई हैं, पचक रही हैं। पचकने का मतलब पानी का कमी होना। और जब राजधानियां पचकेंगी तो आपके शरीर में क्या भरेगा? गैस भरेगा। क्या भरेगा दोस्तों? हवा भर जाएगी। तो अब इसका काम क्या है? जल संचयन। जल संचयन का। पादप में बड़ी पाई जाती है। पादप में राजधानी की क्या पाई जाती है? बड़ी पाई जाती है। और जंतु में क्या होती है? जंतु में छोटी होती है। पेड़ पौधों में बड़ी पाई जाती है और जंतु में कैसी पाई जाती है? छोटी पाई जाती है। देखिए पेड़ पौधों में पानी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करती है और उसी पानी से अपना काम चलाते हैं, और जंतु में छोटी पाई जाती है। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी इकट्ठा होता है, धीरे धीरे जब पानी कमी होती है तो हमको प्यास लगने लगता है। उसी तरह पेड़ पौधों को भी प्यास लगता है, लेकिन ये अपना पानी गड्ढे, तालाब या नीचे जमीन से ले लेते हैं। ठीक है, ये राजधानी काम क्या है दोस्तों? जल संचयन का। ये क्या करता है? जल इकट्ठा करता है। आगे चित्र बना के हम पूरा आपको समझाएंगे ये क्या राजधानी होती है, क्या तारक काय है। ठीक है, चलिए आगे तारक काय के बारे में बताते हैं। तारक काय को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसका खोज किसने किया? खोज किया बोबरी ने। किसने किया? बोबरी ने खोज किया। इसका काम क्या है? इसका काम होता है कोशिका का विभाजन करना। क्या करना दोस्तों? कोशिका का विभाजन करना। विभाजन करने का मतलब होता है कि एक कोशिका टूट के 2 कोशिकाओं के रूप में बन जाती है, और एक टूट के 2 बन गई, 2 से 3 बन गई। और जब कोशिकाओं का विभाजन बहुत तेज होता है दोस्तों, तो एक रोग होता है, उस रोग का नाम है दोस्तों कैंसर। क्या है? कैंसर। जब धड़ाधड़ कोशिकाओं का विभाजन होगा, मतलब जब कोशिकाएं एक से टूट करके 5-5, 6-6, 10-10 बनने शुरू हो जाएंगी, ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? कैंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? कैंसर बन जाएगा। अगर बात कर ली जाए तो लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहां होता है दोस्तों? तो लीवर में होता है। अब देखिए क्यों होता है। देखिए अभी लीवर में कोशिका विभाजन से बहुत फायदे दोस्तों। अगर जहां कोशिका विभाजन होगा वहां कुछ कटे पिटने पर जल्दी से वो कवर हो जाएगा, इसीलिए लोग पेट को फाड़ने में समय नहीं लगाते हैं, पेट फाड़ देते हैं। लेकिन देखिए दिमाग में एक कोशिका होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन ये क्या होती है दोस्तों? ब्रेन में। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। मैंने पहले बताया इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी कि न्यूरॉन जो ब्रेन में कोशिका होती है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। यानी कि इसमें लोगों को कहने का मतलब है क्या क्या सर इसमें जो है कैंसर नहीं होता? होता है कैंसर। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन जो होता है
ब्रेन में 90% पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 90% न्यूरॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 90% न्यूरॉन पाया जाता है ब्रेन में। ठीक है, अगर 90% न्यूरॉन पाया जाता है तो 90% न्यूरॉन पाया जाता है और 10% गिलियल कोशिका पाई जाती है। गिलियल कोशिका 10% पाई जाती है, 10%। तो कहते हैं तो ब्रेन ट्यूमर कैसे हो गया? तो इसी गिलियल कोशिका ने अपना कोशिका विभाजन बहुत तेजी से कर दिया, धड़ाधड़ करना शुरू कर दिया। 1 टूटे 50, 40, 30 सेल्स बन गए। तो क्या हो गया? तब होता है ब्रेन ट्यूमर, यानी कि ब्रेन ट्यूमर का मतलब होता है कैंसर हो जाता है। ठीक है, तब जाकर कैंसर होता है। और लीवर में कोशिका विभाजन अगर धीरे धीरे हो रहा है तो हमें कहीं चीड़ फाड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूरॉन ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता और गिलियल में कोशिका विभाजन होता है, तभी कुछ जाकर के कहीं कुछ चोट उट लगता है तो समय लग जाता है। ठीक है, उसको कवर करने में। लेकिन लीवर में अगर ऐसा कुछ हो जाए, पेट में ऐसा कुछ हो जाए तो कोशिका विभाजन होता है और ठीक होने में समय नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, यानी कि तारक काय का काम क्या है? तारक काय का काम होता है कोशिका का विभाजन करना, पुनर्निर्माण करना, 1 से 2 का बनना। ये किसका काम है दोस्तों? ये काम है तारक काय का। अगर कोशिका विभाजन बहुत तेजी से हो गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर कोशिका विभाजन बहुत तेजी से हो गया तो आपके शरीर में कैंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है तो किस में नहीं होता? न्यूरॉन में नहीं होता। और किस कोशिका, ब्रेन के किस कोशिका में विभाजन होता है कोशिका का? तो गिलियल कोशिका होती है जिसमें कोशिका विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम के बारे में बता देते हैं। आपको आगे बता देते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में और राइबोसोम के बारे में। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है इसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, इसको ER से हम प्रदर्शित करते हैं। जब भी किसी बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, अंदर कोशिका का स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा तो आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आंतरिक कंकाल होता है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से पिलर होता है घर में, जैसे घर है, कमरा है, जरा ध्यान दीजिएगा, कमरा बनाने के लिए हम पिलर का उपयोग करते हैं। अगर बड़ा कमरा है तो पिलर का उपयोग करते हैं। पिलर के सहारे पर कमरा खड़ा होता है तो ये पिलर का काम करता है। पिलर का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों? पिलर का काम करता है। ये इस तरह से होता है, एक साइड इसका स्मूथ, इसमें 2 प्रकार के ER होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के अंतःप्रद्रव्य जालिका होते हैं। एक स्मूथ ER होता है, एक रफ ER होता है। एक स्मूथ ER होता है और एक रफ में थोड़े खुरदरे होते हैं। जो खुरदरे होते हैं इनको हम प्रोटीन कहते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और ये आंतरिक सहायता, पूरी तरह से ये आंतरिक सहायता प्रदान करते हैं कोशिकाओं में रह करके, यानी कि उनकी मजबूती, यानी कि जो घर का पिलर होता है, जिस तरह से पिलर घर की मजबूती में बड़ा सहायक होता है, उसी तरह से ये पूरी तरह से काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जैसे एक तरह से जो कोशिका बनी होती है उसमें पिलर का काम करते हैं, पिलर की तरह ये खड़े रहते हैं। और अगर ये मतलब इनके अंदर कमजोरी आ गई तो कोशिका जो है पिचकनी चालू हो जाएगी, यानी कि वो नीचे झुक जाएगी। इसीलिए उनको सही करने के लिए और एक स्ट्रेट पोजीशन में रखने के लिए जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें काम करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये एक साइड क्या होता है? रफ होता है और एक साइड जो है स्मूथ होता है। जिस साइड रफ होता है इसमें राइबोसोम होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। इसमें राइबोसोम के बारे में अभी हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें राइबोसोम होता है, यह आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसको आंतरिक कंकाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल। अंतःप्रद्रव्य जालिका को हम क्या कहते हैं दोस्तों? आंतरिक कंकाल कहते हैं, जो पिलर का काम करता है। ठीक है, एक साइड होता है स्मूथ ER, एक साइड होता है रफ ER। ठीक है, अब स्मूथ ER और रफ ER की बात कर लें तो स्मूथ ER में देखिए, अगर हमारी, अब कहते हैं बॉडी कैसे आपकी मोटी हो गई, बॉडी कैसे आपकी मोटी हो गई, आप मोटे कैसे हो गए। ठीक है, तो वो कारण होता है स्मूथ ER का, क्योंकि इसमें क्या बनता है? वसा। क्या बनता है दोस्तों? वसा बनता है। वसा यानी कि तेल, यानी कि चर्बी, यानी कि चर्बी का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। वसा का निर्माण, यानी कि जब स्मूथ ER ने अपना काम तेजी से करना शुरू कर दिया तो आपके अंदर फैट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसका निर्माण करना शुरू कर देगा? वो वसा का निर्माण शुरू कर देगा। ठीक है, और अगर रफ ER की बात कर लें, रफ ER की बात कर ले तो रफ ER किसका निर्माण करता है दोस्तों? रफ ER किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। और यह किसका निर्माण करता है? निर्माण भी करता है इसी का, प्रोटीन का ही निर्माण करता है। प्रोटीन से बनता है और प्रोटीन का ही निर्माण करता है। तो वह स्मूथ ER क्या करता है? वसा, यानी कि फैट को बनाता है। और रफ ER क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, जिस तरह से हमारे शरीर के जो प्रोटीन होते हैं वो कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी बात कर ली जाए
तो इसमें सब का सब क्या भरा पड़ा है दोस्तों, वसा भरा पड़ा है, सबके सब क्या भरा पड़ा है, वसा। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है दोस्तों, ये इससे ये छोटा होता है, और कभी कभी हमारे अंदर जब ऑयल की मात्रा, तेल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो ये छोटा होने लगता है और ये बड़ा होने लगता है। जब ये छोटा होने लगता है, ये बड़ा होने लगता है, तो हमारा शरीर फैटी होने लगता है, हम मोटे होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो हमारा शरीर सही है। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों को बराबर होना चाहिए, यानी कि 50-50% दोनों का इक्वल होना चाहिए। अगर 50-50% इक्वल है तो हमारा बॉडी बिल्कुल संतुलित है। हम इसी को, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सही करने के लिए अपने शरीर का हम एक्सरसाइज करते रहते हैं कि हमारा शरीर कैसा रहे, फिट रहे, और जब फिट रहेंगे तो हमेशा हम तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है, अब चलिए राइबोसोम की बात हम कर लें। तो राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था। किसने किया दोस्तों, पैलाडे ने। इसका काम क्या है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए हम इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं किसको, राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। अब देखिए इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है, इसमें प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अभी हमने प्रोटीन की बात आपको बताई कि राइबोसोम का खोज किसने किया, पैलाडे ने, और पैलाडे ने बताया कि प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए हम इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार की राइबोसोम, दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। अब इसके बारे में जो 70 प्रोकैरियोटिक में 70S जो है राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब यस क्या होगा हम अगली वीडियो में जब बनाएंगे, ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसको पूरी तरह से डिफाइन करके बताएंगे। ठीक है, तो राइबोसोम की खोज किसने किया, पैलाडे ने। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होगा, एक यूकैरियोटिक। अगर छोटा होगा तो प्रोकैरियोटिक होगा, और बड़ा होगा तो यूकैरियोटिक होगा। मतलब कहीं कहीं पर राइबोसोम इतने बड़े पाए जाते हैं, ये जो यूकैरियोटिक होते हैं इतने बड़े पाए जाते हैं कि हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देख सकते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं है और हम इसको देख लेंगे। वहां पर किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम देख लेंगे। और इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता चाहे कहीं ना कहीं से पड़ेगी ही। ठीक है, चलिए अब हमको जो है केंद्रक और लाइसोसोम के बारे में बता देते हैं। चलिए अब देख लेते हैं केंद्रक और लाइसोसोम के बारे में, और केंद्रक और लाइसोसोम होता क्या है दोस्तों। तो केंद्रक जो कि जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं, केंद्रक का नाम न्यूक्लियस है, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया। किसने किया दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इसमें 90% जो है प्रोटीन पाया जाता है और 10% डीएनए पाया जाता है। 90% क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन, और 10% डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसके दो भाग है, क्रोमोसोम और डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए का हम अगला वीडियो बनाएंगे, डीएनए आरएनए, इसका अगला वीडियो डीएनए और आरएनए के बारे में ही बनेगा। तो डीएनए और आरएनए को बढ़िया से वहां पर डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, तो इसके दो भाग होते हैं, क्रोमोसोम और डीएनए और आरएनए। ठीक है, इसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल केंद्रक, देखिए जंतु में बीच में होता है और पादप में केंद्रक कहीं किनारे पाया जाता है। ठीक है, जंतु की कोशिका में बीच में होता है और पादप की कोशिका में कहीं किनारे पाया जाता है, इसलिए हम इसको केंद्रक बोलते हैं। ये सभी अंगों को, सभी जितने भी इसके अंग होते हैं, ठीक है, सबको कंट्रोल में रखता है। क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल में रखता है इसको हम, इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं और इसको कंट्रोलर भी कहते हैं। ठीक है, कंट्रोलर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए लाइसोसोम, अगर हम लाइसोसोम की बात कर लें तो इसकी खोज किसने की, डी डुबे ने की। क्या किसने खोज की दोस्तों, डी डुबे ने की। इसका काम क्या होता है, ठीक है, लाइसोसोम का अगर हम बात कर लें तो इसका काम क्या होता है, इसका काम है जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों जल अपघटक एंजाइम इसमें पाया जाता है। अगर चाहे तो किसी भी अंग को जला के, यानी कि उसको क्या कर सकते, पचा के रख देगा। ठीक है, जो किसी भी कोशिका के ऊपर अगर पड़ गया, ये किसी भी जल अपघटक एंजाइम अगर किसी कोशिका के ऊपर पड़ गया तो क्या करेगा, उसको या तो जला देगा या तो पूरी तरह से उसको पचा देगा, मतलब मार के रख देता है। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली। इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली। वो क्या होता है, लाइसोसोम होता है। इसने देखिए इससे अगर आपने झगड़ा किया तो क्या होगा, ये अपने आप में फट जाएगा, और जब फट जाएगा तो सब के सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। फट जाएगा सब के सब क्या हो जाएगा दोस्तों, सब के सब मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करता है।
ठीक है, इसको हम एटम बॉम्ब भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एटम बॉम्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जल अपघटक एंजाइम जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है, यानी कि खासकर कोशिकाओं के लिए। ये अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ हुआ या कोई दिक्कत हुआ तो ये अपने आप को फाड़ देंगे, और जब अपने आप को फाड़ देंगे तो सभी के सभी जो इस कोशिका के अंग है सब के सब जल के नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? नष्ट हो जाएंगे, या पूरी कोशिका खाली हो जाएगी, और जब कोशिका खाली हो जाएगी तो कोशिका मर जाएगी, यानी कोशिका पच जाएगी, ठीक है। इसको हम कोशिकीय पाचन भी, और ये किसका काम करता है? यह कोशिकीय पाचन का काम करता है, कोशिकीय पाचन का। यानी कोई चीज अगर ज्यादा हो जाए तो उसको नष्ट कर देता है, या उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, या उसको बराबर कर देता है। तो ये किसका काम करता है दोस्तों? कोशिकीय पाचन का काम करता है, ठीक है। अब चलिए हम आपको जो है जीव द्रव्य के बारे में बता देते हैं, जो कि केंद्रिका और कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। जीव द्रव्य के बारे में बता देते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम बता दें आपको जीव द्रव्य के बारे में, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 80% प्रोटोप्लाज्म कहते हैं दोस्तों, इसमें 80% पानी होता है। कितने पानी होता है? 80%। और पानी का रंग कैसा होता है दोस्तों? पानी को क्या बताया गया है? पानी की अगर बात कर ली जाए तो पानी को बताया गया दोस्तों रंगहीन। कैसा बताया गया है? रंगहीन, गंधहीन। कैसा बताया गया है? गंधहीन, स्वादहीन। कैसे बताया गया? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। ना इसमें कोई रंग है, ना इसका कोई गंध है, और ना इसका कोई स्वाद है। ये पानी को बताया गया दोस्तों। तो पानी में 80% जो है पानी होता है, जीव द्रव्य में 80% पानी होता है। इसका कोई रंग नहीं होता, इसका कोई रंग नहीं होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दो भागों में इनको बांट दिया गया है। जो न्यूक्लियस में द्रव्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, और जो कोशिका में द्रव्य होता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं दोस्तों। तो मुझे पूरी तरह से यकीन है कि आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आई होगी, और आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और आगे हम इसके बाद वीडियो बनाने वाले हैं प्रकाश के बारे में, जो कि लाइट के बारे में वीडियो बनाएंगे, और बहुत जल्द ही आपको लाइट यानी कि प्रकाश का वीडियो मिलेगा। उसके बाद हम पचन और पाचन यानी कि पाचन तंत्र का वीडियो बनाएंगे, यानी कि पूरा बायोलॉजी और फिजिक्स लेकर के हम एक साथ चलेंगे आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।